हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इतिहास तरंगिणी में। हम प्राचीन भारतीय इतिहास को कंटिन्यू किए हुए हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमारा अध्ययन मगध साम्राज्य पे चल रहा था। हमने इसके पिछले वीडियोस में मगध साम्राज्य के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और हमने उन सभी कारकों पे भी चर्चा किया जिसने मगध महाजनपद को साम्राज्य के रूप में स्थापित किया था। इस वीडियोस में हम मगध साम्राज्य पे शासन कर रहे प्रथम ऐतिहासिक राजवंश हर्यक राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका PDF आपको इसी चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा जिसका नाम है इतिहास तरंगिणी। इसका डिस्क्रिप्शन लिस्ट आप देखेंगे, वहाँ पे इसके टेलीग्राम का लिंक वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए और वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हर्यक राजवंश की चर्चा हम करने वाले हैं। देखिए, मगध साम्राज्य में जो पहला ऐतिहासिक राजवंश हुआ वह हुआ हर्यक राजवंश। हालांकि इसके पूर्व बृहद्रथ राजवंश की चर्चा हमें मिलती है, वह महाभारत या अन्य पुराणों में उसकी चर्चा मिलती है जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से स्थापित नहीं है। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमें पहले राजवंश की चर्चा मिलती है, हर्यक राजवंश। मगध साम्राज्य में एक एक करके विभिन्न राजवंशों की चर्चा हमें मिलती है। हर्यक राजवंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर मौर्योत्तर काल में हम जाते हैं तो हमें शुंग वंश, कर्ण वंश मिलते हैं। फिर हम गुप्त काल में जाते हैं, फिर गुप्तोत्तर काल में। इन सभी की राजधानी मगध की पाटलिपुत्र या किसी की राजधानी राजगिरी रही। तो यूँ कहें कि मगध का जो इतिहास रहा है वह संपूर्ण भारत का इतिहास रहा। तो इसी क्रम में हम हर्यक राजवंश के जो विभिन्न शासक हुए जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, इनकी चर्चा हम करेंगे हर्यक राजवंश के तहत। तो हम एक एक करके इन सभी को डिटेल में समझेंगे कि इनके समक्ष जब इन्होंने राजगद्दी को हासिल किया तो इनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां रही और उनका सामना इन्होंने किस प्रकार से किया। तो पहला महत्वपूर्ण शासक होता है बिंबिसार। हमने देखा था कि जो भट्टी नामक शासक हुआ उसने अपने पुत्र बिंबिसार को राजगद्दी सौंपा था। तो बिंबिसार 544 BC में जाकर वह हर्यक राजवंश की स्थापना करता है मगध में। इसके बाद अगला शासक होता है अजातशत्रु और इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक होता है उदयन। उदयन के बाद उसके 3 पुत्र होते हैं, अनिरुद्ध, मुंडक तथा नागदशक। तो नागदशक हर्यक राजवंश का अंतिम शासक होता है। तो हर्यक राजवंश 544 BC से लेकर 412 BC तक मगध पे राज्य करता है। आइए चर्चा करते हैं बिंबिसार के बारे में। तो बिंबिसार का जन्म 560 BC के आसपास होता है। यह बुद्ध का समकालीन था क्योंकि बुद्ध का जन्म हम 563 BC के आसपास मानते हैं। यह बुद्ध का मित्र भी था और बुद्ध का संरक्षक भी था। एक शासक होने के नाते जो संत या मॉन्क होते थे, जो बुद्धिस्ट होते थे, उनकी यह संरक्षक भी होते थे शासक। तो यह बुद्ध का मित्र तथा बुद्ध का संरक्षक भी हुआ करता था बिंबिसार। जब बिंबिसार मगध के राजगद्दी पे आसन होता है तो इसके समक्ष कुछ चुनौतियां होती हैं और उन सभी चुनौतियों को बिंबिसार एक एक करके अपने अलग अलग नीतियों के माध्यम से उनका समाधान करता है। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं बिंबिसार के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थीं। तो बिंबिसार के समक्ष 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां थीं। बिंबिसार जब राजगद्दी पे बैठता है तो उसके समक्ष जो पहली चुनौती होती है वह होती है कि वह किस प्रकार मगध की सुरक्षा करे और मगध को विस्तार भी दे, क्योंकि उसके जो पड़ोसी महाजनपद थे वह थे कौशल, अवंती और वैशाली। वैशाली आपको पता है वह जी संघ के तहत था। यह 8 गणराज्यों का संघ था, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मजबूत संघ था। तो बिंबिसार के समक्ष इन तीनों बड़े महाजनपदों से अपने राज्य यानी मगध की सुरक्षा करना और साथ ही उसको विस्तार देना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। यदि आप किसी राज्य के शासक हैं और आपके 2 पड़ोसी या अन्य किन्हीं 2 पड़ोसी के बीच में अगर युद्ध या संघर्ष चल रहा होता है तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके राज्य पे भी पड़ेगा।
तो ऐसी परिस्थिति बिंबिसार के साथ भी थी। इसके दो महत्वपूर्ण पड़ोसी अवंती और गांधार लंबे समय तक संघर्षरत थे, यानी कि अवंती और गांधार के बीच युद्ध काफ़ी समय से चले आ रहा था। तो बिंबिसार के समय समक्ष एक चुनौती यह भी थी कि वह किसी भी तरह अवंती और गांधार के मध्य चले आ रहे युद्ध को समाप्त करके मगध को उससे सुरक्षित बनाए रखें, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई जीत जाता है, अगर गांधार जीत जाता है अवंती पे, तो उसका अगला निशाना मगध हो सकता था। तो ऐसी 3 प्रमुख चुनौतियां थीं बिंबिसार के समक्ष जब वह गद्दी पे आसीन होता है। तो इन तीनों चुनौतियों को वह किस प्रकार से उनको टैकल करता है, उनको कैसे उनका समाधान करता है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इन तीनों चुनौतियों का सामना बिंबिसार ने अपने 3 नीतियों के माध्यम से किया, 3 अलग अलग नीतियों के माध्यम से किया। जो पहली नीति थी वह थी वैवाहिक संबंधों के माध्यम से। उसने किन्हीं किन्हीं प्रदेशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। दूसरा उसने नीति अपनाया मित्रता अथवा कूटनीतिक नीति, और तीसरा उसने विजय या युद्ध की नीति के द्वारा अपने जो तीनों चुनौती थी उनका सामना किया। वैवाहिक संबंधों के आधार पर उसने 3 राज्यों में 3 शादियां की, 3 विवाह का वर्णन मिलता है। पहला विवाह वह करता है लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना से। हमने देखा था कि बिहार के दक्षिण वाले क्षेत्र में यहाँ पे मगध महाजनपद था, और इसके उत्तर में यहाँ पे वज्जी संघ था, यानी कि मगध के ठीक उत्तर में वज्जी संघ था। तो विनय पिटक में ऐसा चर्चा मिलता है कि लिच्छवी गणराज्य के लोग रात में उत्तर से मगध में प्रवेश करके लूट मार करते थे, यानी कि वज्जी साम्राज्य के लोग या वैशाली के यानी लिच्छवी गणराज्य के लोग उत्तर दिशा से मगध में सेंध लगाया करते थे रात्रि में और लूट मार करते थे। तो इस लूट मार के चलते मगध काफ़ी अशांत प्रदेश के रूप में दिखता था। तो इस अशांति को शांत करने के लिए जो बिंबिसार है उसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री यानी चेलना से वह विवाह करता है, और इस विवाह के पश्चात यह जो लूट मार था वह शांत हो जाता है। तो पहला चुनौती उसके सामने था कि लिच्छवी गणराज्य से जो रात्रि में लूट मार होता था उसको उसने शांत कर दिया। दूसरा विवाह वह करता है कोसल प्रदेश के नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला से, और इस विवाह के पश्चात उसे काशी दहेज के रूप में प्राप्त हो जाता है। यानी कि हम देखते हैं कि यहाँ पे मगध है, यहाँ पे काशी प्रांत है, और ये कोशल के अंडर में काशी आता था, और काशी दहेज में मिल गया किसको? बिंबिसार को। ठीक है। अब एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि मगध को वत्स से भी सुरक्षा प्रदान हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोसल और वत्स मित्रतापूर्ण व्यवहार करते थे, यानी कि मित्र का मित्र हमारा मित्र होता है। तो इस प्रकार से बिंबिसार जब कौशल नरेश के यहाँ वैवाहिक संबंध स्थापित करता है तो उसे काशी दहेज के रूप में प्राप्त होता है, और साथ ही साथ उसे वत्स से भी सुरक्षा प्राप्त होती है, क्योंकि वत्स भी एक महत्वपूर्ण और बहुत ही मजबूत महाजनपद था। तो वह दूसरा विवाह करता है कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला से। ठीक है। अब वह तीसरा विवाह करता है भद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से। भद्र देश से तात्पर्य क्या है? पंजाब का क्षेत्र, यानी कि पंजाब के क्षेत्र में शासन कर रहे राजा की राजकुमारी थी जिसका नाम था क्षेमा। और भद्र देश से उसे क्या लाभ होता है? तो भद्र देश के युवाओं का वह प्रयोग सेना में करता है। तो वैवाहिक संबंधों के माध्यम से बिंबिसार हम देख रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से अपने मगध साम्राज्य को एक मजबूती प्रदान करने में सक्षम रहता है। अगली नीति वह अपनाता है कूटनीतिक नीति या मैत्री संबंध स्थापित करके। एक उल्लेख आता है कि अवंती का जो शासक था चंड प्रद्योत, वह एक बार पांडु रोग से ग्रसित हो जाता है। पांडु रोग का मतलब है पीलिया, जॉन्डिस उसे हो जाती है प्रद्योत को।
तो बिंबिसार अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजता है उसे ठीक करने के लिए। तो इस प्रकार अवंती से वह मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करता है। तो अवंती जो बलशाली बहुत ही मजबूत महाजनपद था, उससे वह मगध के साथ वह मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने में सफलता प्राप्त करता है बिंबिसार। अगला वह राजदूत भेजता है गांधार के शासक पुष्कर सारिन के पास, और राजदूत भेजकर वह मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करता है गांधार के साथ भी। और हमने देखा था कि उसकी 3 बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती यह भी थी कि अवंती और गांधार काफ़ी लंबे समय से संघर्षरत थे, आपस में इनका युद्ध चल रहा था, और वह इसी प्रकार अवंती और गांधार के मध्य मध्यस्थता करके युद्ध को समाप्त कर देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अवंती गांधार और अवंती तथा गांधार के मध्य चल रहे युद्ध को भी समाप्त करके वह इन दोनों से अपने आप को सुरक्षा की स्थिति में लेकर आता है बिंबिसार। और तीसरी नीति वह अपनाता है विजय अथवा युद्ध की नीति। देखिए क्या होता है कि अंग मगध पे आक्रमण करके, अंग जो मगध के पूर्व में स्थित था, यानी कि अंग था भागलपुर मुंगेर के क्षेत्र में और मगध था पटना गया के क्षेत्र में। तो अंग पहले क्या करता है कि मगध पे आक्रमण करता है और इसके पूर्वी क्षेत्र को कुछ अपने अंदर अधिग्रहित कर लेता है। फिर बदले की भावना से मगध यानी बिंबिसार अंग पे आक्रमण करता है और अंग को पूर्णतः अपने अंदर मिला लेता है। तो तीसरी नीति यह अपनाता है युद्ध की नीति, और अंग को पहली बार वह अपने अंदर मिलाता है। और बिंबिसार ही वो पहला शासक था जिसने राजगिरी की स्थापना की थी, और राजगिरी को मगध की राजधानी घोषित की थी इसने। तो यह था चर्चा हर्यक राजवंश के पहले शासक बिंबिसार की। ठीक है, इसके बाद हम अध्ययन करेंगे अजातशत्रु के बारे में, क्योंकि अजातशत्रु भी जब शासक बनता है इसके समक्ष भी कुछ चुनौतियां थी। हम देखेंगे उन चुनौतियों को इसने किस प्रकार से उसका समाधान किया, और उसके बाद हम एक अगले महत्वपूर्ण शासक उदयन पे चर्चा करेंगे। इसी प्रकार हम क्रमवार एक एक करके हर एक शासकों पे, हर एक राजवंशों पे अध्ययन करेंगे और मगध साम्राज्य को पूर्णता से समाप्त करेंगे। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहे। PDF डाउनलोड करना है तो PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF अपलोडेड है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।